एक और तौन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम शेयर बाजार पर चर्चा करेंगे। आज हम एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दुनिया के सबसे कामयाब निवेशक वॉरेन बफे के सिद्धांत इतने सरल हैं कि वो एक पेज पर लिखे जा सकते हैं। तो फिर क्यों 99% लोग उन्हें अपनाकर अमीर नहीं बन पाते? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब मुझे लगता है कंपनी की बैलेंस शीट या जटिल चार्ट्स में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर छिपा है। अच्छा। आज की चर्चा का मकसद उन स्रोतों को खंगालना है जो बताते हैं कि शेयर बाजार नंबरों का खेल कम है और मनोविज्ञान का खेल ज्यादा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस आम धारणा से कि शेयर बाजार एक तरह का जुआ है, जहां स्क्रीन पर बस नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाँ, और हमारे स्रोत इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने को कहते हैं। किस तरह से? वो कहते हैं कि इसे एक बड़े बाजार की तरह देखिए। जैसे मान लीजिए आपके शहर में एक बहुत मशहूर मिठाई की दुकान है। ठीक है। दुकान बहुत अच्छी चल रही है और मालिक को अब पूरे देश में शाखाएं खोलनी है। इसके लिए चाहिए पैसा। जाहिर है। तो मालिक अपनी दुकान की हिस्सेदारी मतलब शेयर्स बेचने का फैसला करता है। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस स्क्रीन पर चमकते नंबर के नहीं, बिल्कुल। बल्कि उस मिठाई की दुकान के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। बिल्कुल। ये मिठाई की दुकान वाली मिसाल काफी दी जाती है और ये शुरुआत के लिए अच्छी भी है। लेकिन मुझे लगता है कि असली खेल यहां से शुरू होता है। सिर्फ एक छोटा हिस्सा खरीदना ही काफी नहीं है। बफे कहते हैं कि आपको सोचना ऐसे है जैसे आप पूरी की पूरी दुकान खरीद रहे हों। इसमें और सिर्फ एक शेयर खरीदने में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। जब आप एक ट्रेडर की तरह सोचते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ शेयर की कीमत पर होता है। आज ऊपर गया, कल नीचे जाएगा। राइट। लेकिन जब आप एक मालिक की तरह सोचते हैं तो आपका ध्यान बिजनेस पर होता है। आप सवाल पूछते हैं, क्या इस मिठाई की रेसिपी इतनी अच्छी है कि लोग 20 साल बाद भी इसे पसंद करेंगे? क्या दुकान चलाने वाले लोग ईमानदार और काबिल हैं? हाँ, और क्या कोई और प्रतियोगी आकर आसानी से इनकी नकल कर सकता है? ये वो सवाल हैं जो बिजनेस का असली मूल्य तय करते हैं, न कि बाजार का रोज का मूड। तो यहीं पर वॉरेन बफे का पहला और सबसे मशहूर सिद्धांत आता है। हाँ, केवल उसी बिजनेस में निवेश करें जिसे आप समझते हैं। सब ये लाइन जानते हैं, लेकिन इसका असली मतलब अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये सिर्फ मुश्किल टेक्नोलॉजी कंपनियों से दूर रहने के बारे में नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। ये उनके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी योग्यता के दायरे का सिद्धांत है। और दिलचस्प बात यह है कि बफे का ये दायरा बहुत छोटा है। और वो इसे बड़ा करने की कोई खास कोशिश भी नहीं करते। नहीं, उनकी सफलता इस बात में नहीं है कि वो कितना जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि वो कितनी अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या नहीं जानते। अच्छा। अगर उन्हें कोई बिजनेस समझ नहीं आता, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, वो उसे छोड़ देते हैं। ये अनुशासन रखना मतलब बेहद मुश्किल है। और इसी समझ से जुड़ा है उनका खाई यानी मोट का कॉन्सेप्ट। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ एक मजबूत ब्रांड है, जैसे कोका कोला। हाँ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कैसे? मोट सिर्फ ब्रांड का नाम नहीं होता, इसके कई रूप हैं और एक समझदार निवेशक को इन्हें पहचानना आना चाहिए। कोका कोला का, जैसा आपने कहा, ब्रांड मोट है, जो अरबों डॉलर के विज्ञापन से बना है। हाँ, लेकिन गूगल का नेटवर्क इफेक्ट मोट है। जितने ज्यादा लोग गूगल सर्च इस्तेमाल करते हैं, वो उतना ही बेहतर और फायदेमंद होता जाता है। जिससे नए प्रतियोगी के लिए जगह बनाना लगभग नामुमकिन है। कॉस्ट मोट। अच्छा, मतलब बैंक बदलने का झंझट। हाँ, हो सकता है आपको अपने बैंक की सर्विस पसंद ना हो, लेकिन अपना सैलरी अकाउंट, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, सब कुछ दूसरी जगह ले जाने का झंझट इतना ज्यादा है कि ज्यादातर लोग उसी बैंक के साथ टिके रहते हैं। समझ गया। और एक और मोट है लो कॉस्ट प्रोडक्शन। जैसे वॉलमार्ट या डी मार्ट, वो अपना सामान इतनी कम कीमत पर बेच पाते हैं कि दूसरे उनके साथ मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो जब बफे किसी बिजनेस को देखते हैं तो वो यही ढूंढते हैं, क्या इस बिजनेस के पास कोई ऐसी टिकाऊ प्रतिस्पर्धी बढ़त, कोई ऐसी गहरी खाई है जिसे पार करना मुश्किल हो? एकदम सही। ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक ऐसा बिजनेस ढूंढ लिया जो हमें समझ आता है और जिसके चारों ओर एक मजबूत खाई भी है। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल आती है। क्या? अगर वो कंपनी बेहतरीन है तो शायद सब जानते होंगे और उसकी कीमत पहले से ही आसमान छू रही होगी। क्या तब भी उसे खरीदना सही है? यहीं पर बफे के गुरु बेंजामिन ग्राहम का सबसे बड़ा सबक काम आता है, कीमत और मूल्य का फर्क। प्राइस वर्सेस वैल्यू। हाँ, बाजार में किसी शेयर की जो कीमत यानी प्राइस चल रही है और उस बिजनेस के हिस्से का जो असली मूल्य यानी वैल्यू है, वो दो बिल्कुल अलग चीजें हो सकती हैं। ग्राहम ने इसके लिए एक बहुत दिलचस्प किरदार गढ़ा था, मिस्टर मार्केट। वो कौन है?
मिस्टर मार्केट आपका एक काल्पनिक बिजनेस पार्टनर है जो हर रोज आपके दरवाजे पर आता है। वो आपको आपके बिजनेस के हिस्से के लिए एक कीमत बताता है। अच्छा। कभी वो बहुत खुश और उत्साहित होता है और बहुत ऊंची कीमत लगाता है, तो कभी वो बहुत डरा और निराश होता है और बहुत कम कीमत पर सब कुछ बेचने को तैयार हो जाता है। ग्राहम कहते हैं कि आपको मिस्टर मार्केट के मूड का गुलाम नहीं बनना, बल्कि उसके मूड का फायदा उठाना है। अरे, तो आप कह रहे हैं कि बाजार के गिरने पर दुखी होने के बजाय एक समझदार निवेशक को खुश होना चाहिए। हाँ, कि उसकी पसंदीदा चीजें सेल पर मिल रही हैं। ये तो सोचने का बिल्कुल उल्टा तरीका है। यही तो सारा खेल है। यही ग्राहम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का मार्जिन का सिद्धांत आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी कंपनी का शेयर तभी खरीदें जब उसकी बाजार कीमत मतलब प्राइस उसके असली मूल्य यानी वैल्यू से काफी कम हो। कोई उदाहरण? जैसे 100 रुपए की चीज अगर आपको 60 रुपए में मिल रही है, तो वो 40 रुपए का अंतर ही आपकी सुरक्षा का मार्जिन है। ये मार्जिन आपको गलतियों से बचाता है। बफे की एक और बात है जो मुझे हमेशा याद रहती है। वो कहते हैं कि उन्हें चीजें तब खरीदना पसंद है जब उन्हें घास फूस समझा जाता है, न कि तब जब वे फूल बन चुकी हों। हाँ, वो एक विपरीत विचारक, एक कंट्रेरियन है। और वो निवेश की तुलना बेसबॉल से भी करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि आपको हर गेंद पर बल्ला घुमाने की जरूरत नहीं है। निवेश में कोई स्ट्राइक नहीं होती। आप बस इंतजार कर सकते हैं और तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक आपको अपनी पसंदीदा गेंद अपनी पसंदीदा कीमत पर न मिल जाए। सही, धैर्य ही सब कुछ है। ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक और सीधा लगता है। एक अच्छा बिजनेस ढूंढो, उसे अच्छी कीमत पर खरीदो और लंबे समय तक रखो। तो फिर हम वापस उसी पहेली पर आ जाते हैं। अगर ये इतना सरल है तो ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जैसे ही पैसा दांव पे लगता है, तर्कसंगत दिमाग बंद हो जाता है और भावनाएं हावी हो जाती हैं। अच्छा, यहीं से मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। बिल्कुल। सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा है जिसे हमारे स्रोत मायोपिक लॉस अवर्जन कहते हैं। ये सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि 1000 रुपया खोने का दुख 1000 रुपये कमाने की खुशी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा महसूस होता है। 2.5 गुना? हाँ, सोचिए आपका पोर्टफोलियो एक महीने में 10% बढ़ा, आपको ठीक ठाक खुशी हुई, लेकिन अगले महीने वो 10% गिर गया और ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई। सही बात है। वो दर्द कहीं ज्यादा गहरा होता है। इसी दर्द और डर की वजह से लोग निवेश की सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे निचले पॉइंट पर बेच देते हैं और सबसे ऊंचे पॉइंट पर वापस खरीदते हैं। एग्जैक्टली। और फिर लेमिंग फैक्टर भी है, यानी भीड़ के पीछे चलने की प्रवृत्ति। अच्छा, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, जब सब खरीद रहे होते हैं तो हमें डर लगता है कि हम पीछे छूट जाएंगे, और जब सब बेच रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें ही कुछ ऐसा पता है जो बाकी सब नहीं जानते, और हम घबरा कर बेच देते हैं। सही कहा। बफे का मानना है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी आईक्यू या उनकी फाइनेंस की समझ नहीं, बल्कि उनकी तर्कसंगतता, उनकी रैशनैलिटी है। उन पर इन भावनाओं का असर नहीं होता। जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, और जब कीमतें गिरती हैं तो वो दुखी नहीं होते। वो मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को नजरअंदाज कर देते हैं। उनका ध्यान सिर्फ उस बिजनेस के लंबे समय के मूल्य पर होता है जिसके वे हिस्सेदार हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये हकीकत में इतना आसान है? अगर मैं किसी ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहता हूं जो मुझे समझ आती है, जैसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी, लेकिन बाजार में हर कोई कह रहा है कि भविष्य तो ईवी और एआई का है, तो क्या मैं भीड़ के खिलाफ जाकर गलत फैसला ले रहा हूं? ये डर बहुत असली लगता है। ये डर बिल्कुल असली है, और यही सबसे बड़ी परीक्षा है। यहीं पर अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पर टिके रहने का अनुशासन काम आता है। अच्छा। बफे ने 90 के दशक के अंत में पूरे .com बबल को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें वो बिजनेस समझ नहीं आ रहे थे। लोगों ने उन्हें बूढ़ा और आउट ऑफ टच कहा। मैंने पढ़ा इसके बारे में। लेकिन कुछ साल बाद जब बबल फटा तो उनकी रणनीति सही साबित हुई। भीड़ के साथ गलत होने से कहीं बेहतर है कि आप अकेले सही हों, भले ही उसके लिए आपको कुछ समय तक बेवकूफ दिखना पड़े। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? शेयर बाजार, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कोई डरावनी या जटिल चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। इसके मूल में ये असली बिजनेस में हिस्सेदारी का मालिक बनना है। तो मुख्य बात यह है कि आप बिजनेस को समझें, उसकी लंबी अवधि की प्रतिस्पर्धी बढ़त यानी मोट को देखें, और उसे एक उचित कीमत पर
सुरक्षा के मार्जिन के साथ खरीदें। और इन सबसे जरूरी, बाजार के रोज के शोर को नजरअंदाज करने के लिए धैर्य और भावनात्मक अनुशासन रखें। ये एक बौद्धिक खेल से कहीं ज्यादा एक व्यवहारिक खेल है। ये हमें एक अंतिम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर सफल निवेश के सिद्धांत इतने सरल और कालातीत हैं, तो फिर पूरी की पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री इसे इतना जटिल और डरावना क्यों दिखाती है? इस तरह के और कंटेंट के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।